नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं साहित्य संवाद। टाइट न्यूज परिवार का एक प्रयास कोरिया जिले के साहित्यकारों को एक मंच देना, जिसके माध्यम से कोरिया जिले के साहित्यकार अपनी रचनाओं और साहित्य के क्षेत्र में योगदान को आप सभी के बीच प्रस्तुत कर सकें। आज हमारे बीच कोरिया जिले के युवा कविकार और हमारे खास मेहमान, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है और अद्वितीय योगदान इन्होंने दिया हुआ है। आपको 2025 में छत्तीसगढ़ मित्र एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। रमेश नैयर स्मृति जन संपर्क पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको पुरस्कृत किया गया। आपके पुरस्कारों की इतनी लंबी श्रेणी है जिसको मैं ऐसे व्यक्त नहीं कर सकता, तो मैं आपके इस पुस्तक का सहारा ले रहा हूँ। संवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आपने हिंदी पखवाड़ा, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, उसमें 15 दिन तक अपने योगदान देने के लिए और प्रतिभा करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज कराया और कोरिया जिले का नाम आपने गौरवान्वित किया। गोल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया, बुक ऑफ रिकॉर्ड, राम रत्न सम्मान, राम भक्त सम्मान, गुरु साधक सम्मान, नव सृजन सम्मान, सृजन साधक सम्मान, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, पत्रकारिता भूषण सम्मान, काव्य सारथी सम्मान, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार, खेल रत्न सम्मान, कर्मवीर सम्मान, नव भारत ज्ञान पीठ सम्मान, विश्व पुस्तक यात्रा द्वारा सम्मान, छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी सम्मान, उर्दू के क्षेत्र में भी आपकी रचनाएं रही हैं, इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड, आचार अकादमी रोहतक हरियाणा द्वारा सम्मान। यदि इनके सम्मानों की अगर हम बात करें तो बहुत लंबी श्रेणी है, आप इससे और ज्यादा रूबरू होंगे। आदरणीय रूप जी, साहित्य के क्षेत्र में आपका जुड़ाव, आप अपने जीवन के बारे में बताएं कि आप कैसे साहित्य के क्षेत्र में आपका जुड़ाव हुआ। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने अपनी इस लोकप्रिय सीरीज में, श्रृंखला में मुझे स्थान दिया। मैं आपके दर्शकों को भी बहुत नमस्कार करता हूं। शुक्ला जी, बताना चाहूँगा कि जन्म ही हुआ उस धरा में, उस परिवेश में। सबसे पहले तो बात करूँ मैं कोरिया जिले की, तो ये हमारा जिला ही एक साहित्यिक परिवेश का जिला रहा है। अगर आप चाहें थोड़ा अंदर, अगर अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो पिताजी महाराज स्वर्गीय श्री रुद्र प्रसाद प्रेरणा मेरे जीवन की प्रेरणा है। काफी प्रतिष्ठित पत्रकार जी हाँ, और उनसे ही मैंने बारीकियां सीखी, उनके ही साहित्य को मैंने पढ़ा और पढ़ते हुए, उन्हें देखते हुए, एक होता है ना पुत्र का दायित्व कि वो भी पिता के सरीखे कुछ चीज़ों में अगर वो करना चाहे, बढ़ना चाहे तो उसमें प्रयास कर सकता है। मैंने वही प्रयास किया। जब मैं उनके साहित्य को पढ़ा करता था, उनकी रचनाओं को पढ़ा करता था, तो वही बीज प्रस्फुटित हुआ। और जब चौथी कक्षा में था तो सबसे पहले एक कविता लिखी गौरैया। और आप उसको 2 लाइन गुनगुना सकते हैं? जी, मेरे आंगन में बैठी चहचहाती गौरैया, मेरे आंगन में बैठी चहचहाती गौरैया। और वो टूटी फूटी शब्दों से बालकपन भी था, उसे देखकर मन को अति भाया, है ना। वह चुग रही थी दाने और चिड़िया आई उन्हें खाने, फिर भी वह चुपचाप प्रेम से चुगने दी उनको भी दाने। एक शिशु का लिखावट कि हाँ भाई, ये देखिए परस्परता कितना अच्छा है कि वो चिड़िया उन्हें भगा नहीं रही, दाना मतलब साथ में खाने दे रही है। तो एक ऐसा संदेश देना था, मतलब उस बाल्यावस्था में एक ऐसा विचार आया कि पारस्परिक सौहार्द का, भाईचारे का संदेश देने वाली एक कविता लिखा गई चौथी कक्षा में, और वो कविता पुरस्कृत हुई। जी हाँ, वो कविता पुरस्कृत हुई एक बहुत अच्छे संस्थान से, एक मीडिया संस्थान से।
और मुझे 300 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उस समय प्राप्त। हाँ, और जब वो 300 रुपए का पुरस्कार मुझे उस संस्थान से प्राप्त हुआ, तो मैंने वो 300 रुपए ले जाके अपने पिताजी महाराज को अर्पित किए, उनका आशीर्वाद लिया कि पिताजी पहली बार जीवन में ये उपलब्धि हासिल हुई है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और तब से लिखने का क्रम अनवरत चालू। मेरे ख्याल से आपको पहला साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार रहा होगा। जी हाँ, चौथी कक्षा में जिससे आप था। प्रेरणा ली। जी हाँ, वही 8, 10, 11 साल का बालक था और पहला ही जीवन में एक अच्छा मिला। खैर आपने बहुत से उत्तर, मेरे कई प्रश्नों के उत्तर अपने एक छोटे से परिचय में दिया। मेरा खैर तो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में आपके पिताजी का अहम योगदान रहा। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा साहित्यकार जिससे आप प्रभावित होते हैं या प्रेरणा लेते हैं? पिताजी आपके प्रेरणा स्रोत हैं ही, पिताजी के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका प्रेरणा स्रोत है? जी हाँ, मैंने कहा आपसे पहले भी कि हमारा जो कोरिया जिला है साहित्य से भरपूर भरा रहा है। हमारे इस शहर में, इस कोरिया जिला में हिंदी साहित्य के गजब के मूर्धन्य समालोचक कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुत्र, हमारा जो शासकीय रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ उनके पुत्र ही गोकल प्रसाद शुक्ल जी वहाँ पे प्रधान पाठक रहे और वो स्वयं यहाँ पर आए। सतपुड़ा के घने जंगल, छायावाद में अगर हम वर्तमान घने जंगल की जो रचना हुई परिवेश प्रसाद मिश्र ने, इसको एक संदेश देती हुई रचना है जिसको मैंने महाभारत काल से जोड़ा है। तो इसमें आपको थोड़ा एक ओज रस पे लिखी हुई कविता है, वो मैं आपको और आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूँ कि समर भूमि है चल पड़ा हूँ, एक आपका साथ चाहिए। समर भूमि है चल पड़ा हूँ, एक आपका साथ चाहिए। थका नहीं हूँ, रुका नहीं हूँ, एक आपका साथ चाहिए। रणभूमि में है सहस्त्र है शत्रु, रणभूमि में सहस्त्र है शत्रु, पर वसुधा का नेह चाहिए। रुका नहीं हूँ, झुका नहीं हूँ, विजय श्री आशीष चाहिए। चक्रव्यूह है बड़ा भयंकर, चक्रव्यूह है बड़ा भयंकर, अभिमन्यु को आदेश चाहिए। समर भूमि है चल पड़ा हूँ, एक आपका साथ चाहिए। थका नहीं हूँ, रुका नहीं हूँ, एक आपका साथ चाहिए। कविता बड़ी लंबी है, मैं 4 लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही सुंदर रचना। ऐसा लग रहा है कि आप वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य पर आपका एक कटाक्ष भी है और आप कुछ चीजों को मिलाते बहुत सुंदर रचना भी है। रूप जी, आप की जो इतनी रचनाएं हैं या साहित्य के क्षेत्र में आपका एक अहम योगदान है, हम लोग देखते हैं, जानते हैं, सुनते भी हैं। समाज के किसी जो आपका समाज या परिवार का, आपने अपने पिताजी का नाम लिया स्वर्गीय रूप जी का, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, पर आपके साहित्य के क्षेत्र में जो वर्तमान में जो हमारा जो समाज है आपको कैसा सहयोग प्रदान कर रहा है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना। देखिए, मैं समाज की बात करूं तो साहित्यकार को अपनी एक बात रखना चाहूंगा। साहित्यकार को शुद्ध, निर्मल और पवित्र होना चाहिए, बाह्य और आंतरिक रूप से। अगर थोड़ा सा भी अगर मिस है तो साहित्यकार खरा वैसा नहीं उतर पाएगा, क्योंकि साहित्यकार, मैंने आपको पहले भी बोला कि वो समाज को जगाने और प्रबोधन का कार्य करता है। तो साहित्यकार वर्ग की अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे इस क्षेत्र में भी बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, कुछ वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बिल्कुल, जिन्होंने बड़ी अच्छी रचनाएं की हैं। मैं बचपन से उन लोगों को देखा हूँ, पिताजी के सानिध्यता में वे भी रहे हैं। हमारा कोरिया जिले ने साहित्य का यहाँ बीज रखा है। आप मनेन्द्रगढ़ में जो आज एक संस्था चल रही है, संबोधन साहित्य कला विकास संस्थान, वो संस्थान का जन्म ही यहाँ हुआ है बैकुंठपुर शहर में। ऐसे ही कई और भी चीजें हैं जो पहले यहाँ के साहित्यकारों ने एक बहुत अच्छा एक वातावरण यहाँ साहित्य का बनाया था। शुरू से साहित्य की धरती ही रही है। तो मैं यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। बड़ी अच्छी रचनाएं कर रहे हैं। अपनी रचना प्रस्तुत कर। जी, मैंने देशभक्ति के ऊपर कुछ चंद मेरी रचनाएं रही हैं और हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम माँ भारती के लिए भी कुछ लिखें अगर साहित्यकार हैं तो। हमारे देश में सैनिक जो बॉर्डर पे होते हैं वो किस प्रकार हमारे देश के लिए अपना तन मन धन न्यौछावरित करते हैं, उस पर चंद पंक्ति मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, दर्शकों के सामने। कि जब भी भारत भूमि पर शत्रु ने बुरी नजर डाली है, सरहद पर उर्मे गोली झेले सैनिक करते रखवाली। कितने ही घाव झेल लिए वे, दुश्मन के ठिकाने खत्म किए वे, हर दुर्गम चोटी चढ़ाई करके लहरा तिरंगा फिर शहीद हुए वे। आलस जिनका मित्र नहीं है,
आलस जिनका मित्र नहीं है, नित कर्म से जिनकी यारी है, चाहे ठंडी गर्मी भीषण वर्षा हो, सीमा में सजग हर प्रहरी है, घर बार का मोह नहीं है जिनमें, उत्साह जोश देश प्रेम है जिनमें, हर सुख का त्याग प्रबल प्रताप, राष्ट्र सेवा ही पुरुषार्थ है जिनमें। ऐसे करके मेरी रचना है कि माँ तिलक लगाकर रण भेजे है, माँ तिलक लगाकर रण भेजे है, पत्नी भी शोक नहीं करती है, हर भारतीय गर्वित होते हैं जब सैनिक रण में जाते हैं, रहे अडिग हर सैनिक अपना, रहे अडिग हर सैनिक अपना, गोली बौछार हो तोप बरसना, सैनिक के त्याग समर्पण से ही भारत देश निरापद अपना, जवानों से सरहद सुरक्षित होता है, जवानों से सरहद सुरक्षित होता है, वीर सपूत मातृभूमि को गर्वित करता है, कहे रूप इतिहास भी शोभित होता है, शौर्य गाथा जो सैनिक का लिखता है, शौर्य गाथा जो सैनिक का लिखता है, इतिहास जब सैनिक का शौर्य गाथा लिखता है तो इतिहास भी गर्वित होता है। बहुत सुंदर रचना। रूप जी, आप इतनी सुंदर रचना दी। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, जो चूंकि वर्तमान जो अभी जो समय है सोशल मीडिया में जो आप देख रहे हैं कि लोग जो है वीडियो क्लिप डाल करके, छोटी छोटी क्लिप डाल करके आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से साहित्य से वो दूर होती चली जा रही है। तो मैं आपकी रचना देख रहा था, उसमें एक बहुत ही सुंदर रचना सेल्फी युग। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सेल्फी युग को भी हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं, दर्शकों के बीच में प्रस्तुत करें सेल्फी युग। आइए सुनते हैं सेल्फी युग रूप जी का। जी, ये जो सेल्फी युग मैंने लिखा है कि आज का युग जो है सेल्फी में कितना मोबाइल में हो गया, युवाओं को ये प्रेरणा देने के लिए कि वो सही कार्यों को करें। थोड़ा सा हाँ, मोबाइल का सही उपयोग भी है, दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा है, तो उसके सकारात्मक पहलू को जब युवा ग्रहण करेंगे तो वो कहीं ना कहीं धीर गंभीर उदार मिलनसार सहिष्णु वाली भावना उनके अंदर आएगी और बौद्धिक क्षमता उनकी बढ़ेगी, और बौद्धिक क्षमता बढ़ने के साथ साथ शारीरिक मानसिक गतिविधि उनकी प्रखर होगी। तो और ज्यादातर जब आप उसका दुरुपयोग करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका मानसिक और शारीरिक क्षय ही होगा। तो युवाओं को एक संदेश देने के लिए, और वर्तमान में भी क्या हो रहा है, यही सेल्फी युग है कि आ गया देखो एंड्रॉइड फोन, आ गया देखो एंड्रॉइड फोन, चलाते रहे देता जो दिल को सुकून, कैमरा क्वालिटी पिक्सल भरपूर, एक पल को भी ना रखे इसे दूर, कोई भी हो फंक्शन या फेस्टिवल, हाथ धरे फोन सब लगते हैं इक्वल। कोई भी फंक्शन हो या फेस्टिवल, हाथ धरे फोन सब लगते हैं इक्वल, फिर दे दनादन सेल्फी और मुंह पाउट, एक पाउट शब्द निकला था, पाउट मुंह बनाते हुए जो एक सेल्फी का प्रदर्शन किया जाता था, फिर दे दनादन सेल्फी और मुंह पाउट, सब चले लेने फोटो, कोई इन कोई आउट। स्कूल हो या कॉलेज या गली या घर मोहल्ला, प्रशासनिक कार्य हो या सार्वजनिक हो हल्ला, सबसे प्रमुख कार्य है ये बड़ी रचना। रचना मतलब एक आपका इच्छा से उसको मैंने किया है कि सबसे प्रमुख कार्य है ये है बड़ी रचना, हर मोमेंट को संजोकर गैलरी में रखना। हद हो गई है अब सुनो मेरे यारो, तुम अगर इस पर भी कुछ विचारो, शोक स्वभाव में भी छा गया है सेल्फी, हंस हंस के पोज देते खाते हुए कुल्फी। भोजन ना मिले तो भी काम चल जाएगा, कोई वार्तालाप ना हो तो भी काम चल जाएगा, कोई रोग शोक हो तो भी काम चल जाएगा, कोई नहीं शौक हो तो काम चल जाएगा। इस सेल्फी में अगर फोन नहीं होगा, नोनू बाबू रोए तो फिर गेम कौन खेलेगा, कौन खेलेगा। चार्जर ना मिले तो प्राण छूट जाए, ईयरफोन कहाँ है दम निकल जाए, गूगल में सर्च इंजन कोई न देख पाए, पर्सनल फोन और प्राइवेसी छुपाए, माँ चिल्लाती जाए मुड़ मोबाइल गिराए। माँ चिल्ला रही है और बेटा मोबाइल ही देख रहा है। उस प्रसंग पे है कि माँ चिल्लाती जाए मुड़ मोबाइल गिराए बेटा, पापा बोले बेटा नहीं सुने तो लात खाए, ले झगड़ा झंझट और घर से निकल जाए, फिर भी मोबाइल जेब रखना ना भूल पाए। सेल्फी के चक्कर में ऐसा पोज बनाए, टूरी को छोड़ अब तो टूरा ना लजाए, कभी पहाड़ नदिया में जाके फोटो खिंचाए, सेल्फी लेते पैर फिसले स्वर्ग सिधर जाए। ये सेल्फी युग बड़ा करे सबको दीवाना, देता है सबको दुख रोग का खजाना, अपरंपार महिमा है कलयुग का राजा, कहे रूप जीवन आधार ये, बजाओ भाई बाजा। क्या बात है रूप जी, बहुत ही सुंदर आपकी रचना है।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना समय देने के लिए। और टाइट न्यूज परिवार जो है उसका एक प्रयास है कि साहित्य को एक स्थान मिले। उसमें आपने जो अपनी रचनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया, ये हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी होंगी। और आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि साहित्य से लोग विमुख होते जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी साहित्य की ओर अपनी रुचि बढ़ाएंगे। क्योंकि और हम लोग का सदैव प्रयास रहेगा कि हमारे कोरिया जिले के, हमारे क्षेत्र के जो साहित्यकार हैं, जैसा कि रूप जी ने बताया शुरू में ही कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो पुत्र थे उनका भी संबंध हमारे कोरिया जिले के भूमि से है, जिसको हमारे कई दर्शक नहीं जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी संबंध हमारे कोरिया जिले के भूमि से है जी। और आपके प्रयास से कई साहित्यकार, रचनाकार, कविकार कोरिया जिला की धरा पर आते हैं और कोरिया जिला के जो साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान है या जो हमारी भूमि, पावन भूमि है, उससे वो रूबरू होते हैं। आपका जो टाइट न्यूज परिवार है विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेगा, क्योंकि आपने साहित्य, कोरिया जिले के साहित्य को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर, ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने ख्याति प्राप्त प्रदान कराया है। मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगा टाइट न्यूज परिवार के लिए, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र में हूँ, पत्रकारिता के स्वागत। टाइट न्यूज मर्म को देखता है, मैंने देखा है। ये केवल बिजनेस या व्यापार जैसे आजकल अधिकतर हो गया है, देखने को मिल रहा है, टाइट न्यूज के श्रेणी में नहीं है। ये कहने में थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं है कि ये गांव-गांव जाता है, ये मुद्दों को देखता है, ये प्रशासन को सत्य दिखाता है। और जो एक सही प्रशासन और जनता के बीच का जो दायित्व है, वो दायित्व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का इसने निभाया है। और मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ आज आपके स्टूडियो में आपने मुझे साहित्य के क्षेत्र में ये स्थान दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार।